नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था, तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आजादी के इस अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी से न केवल गोरी सेना को कई मोर्चों पर हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को आजाद भी करा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई के दौरान देश के बाहर अविभाजित भारत की सरकार भी बनाई थी, और उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपना बैंक और अपना आधिकारिक तंत्र था, और सुभाष चंद्र बोस ही भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। उनका एक ही सपना था, लाल किले से तिरंगा फहराना और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। आज विशेष में हम जानेंगे आजाद हिंद सरकार के बारे में, साथ ही बात करेंगे आजाद हिंद फौज और उनके कारनामों के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को और बात करेंगे लाल किला मुकदमे की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इक्कीस अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम है। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। इक्कीस अक्टूबर का दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से बेहद खास दिन है। 77 साल पहले यानी 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 सितंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग एसी चैटर्जी को, प्रचार विभाग एसए अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इसका अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट और अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी, जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था।
जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे, जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता है। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल है। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को चुना। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया था कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करके अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज थे जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देश बंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था और अंग्रेजों के जुल्मों सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को वर्ष 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने वर्ष 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। साथ ही तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्धबंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। वर्ष 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रास बिहारी बोस ने ही किया था।
1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। नेताजी के कमान संभालने के पहले आजाद हिंद फौज में केवल 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया और इसी भावना से संगठन में नए आदर्शों की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने वर्ष 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष बाबू का ही असर था, जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे देश में आजादी के आंदोलन के दौरान कई घटनाओं का अहम योगदान है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आगे चलकर आजादी में निर्णायक साबित हुई। लाल किला ट्रायल ऐसा ही एक ऐतिहासिक घटना है। इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी सुनवाई लाल किले में ही हुई थी। इस मुकदमे का महत्व इसलिए भी है कि इसने हमारी आजादी के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाया। इसी वजह से लाल किले में नेताजी से जुड़ा म्यूजियम बनाया गया है। आइए जानते हैं क्या था रेड फोर्ट ट्रायल और इस मुकदमे की आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका थी। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। ये वही नारा था जिसने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा। ये नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। दरअसल रेड फोर्ट ट्रायल आजाद हिंद फौज के 3 सैन्य अधिकारियों के खिलाफ चलाए गए मुकदमे से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई नवंबर 1945 से जनवरी 1946 तक दिल्ली के लाल किले में हुई और जिस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर एक साथ मुकदमा चल रहा होता था, तब बाहर सड़कों पर मौजूद देश के नौजवान यही नारा लगाते थे। ये मुकदमा कई मोर्चों पर देशवासियों की एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। आजाद हिंद फौज के 10 मुकदमों में रेड फोर्ट ट्रायल पहला मुकदमा था, जिसमें आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने बगावत करने और हत्या करने का मुकदमा चलाया था। ये मुकदमा देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना, क्योंकि जिन अधिकारियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया वो तीनों ही अलग अलग कौम से थे, लेकिन तीनों ने कांग्रेस की बनाई डिफेंस टीम को ही अपनी पैरवी के लिए चुना था। जबकि जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और कर्नल ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से केस लड़ने की पेशकश की थी। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारियों का मुकदमा लड़ने के लिए तब डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में देश के उस वक्त के कई नामी गिरामी वकील आगे आए थे। इस दौरान हर तरफ देशभक्ति का माहौल पैदा हो गया था। लोग देश की आजादी की खातिर मर मिटने को तैयार थे। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी हुए। अलग अलग जगहों पर हुई एकता सभाओं में कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर जनरल शाहनवाज की लंबी उम्र की दुआएं की गई। लोगों की दुआएं काम कर गई और मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के हक में आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारी हवा का रुख भांप गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर अधिकारियों को सजा दी गई तो हिंदुस्तानी फौज में बगावत हो जाएगी। रेड फोर्ट ट्रायल और इस दौरान उठे नारे ने पूरे देश में देशभक्ति की ऐसी लहर पैदा की जो भारत की आजादी की लड़ाई में काफी अहम साबित हुई। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों के अधिकारों को मजबूती दी। सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज के अलावा आजाद हिंद फौज के अनेक सिपाही जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार हुए थे और जिन पर सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, उन सभी को रिहा किया गया। इस मुकदमे के बारे में कई देशों की मीडिया में जमकर लिखा गया, जिसके चलते रेड फोर्ट ट्रायल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है।
सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए और इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। The blood of freedom-loving Indians begins to flow. Will India attain her freedom? Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. जय हिंद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के दीवानों में नई ऊर्जा का संचार करने वाले ये नारे, इनको देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। बोस के 14 भाई बहन थे, जिनमें 6 बहनें और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रिवेल्शाव कॉलेजिएट स्कूल में की थी। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में नहीं हैं। बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों के सुभाष का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहाँ लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े। उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था। वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अलग पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार भिन्न भिन्न थे, लेकिन वे ये अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आजादी। नेताजी के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी। तभी तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वो अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की अनीता नाम की एक बेटी भी हुई। विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दी। वहां से वो जापान गए। जापान से वो सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिला। नेताजी की मौत का सही कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है,
लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ब्यूरो